नमस्कार साथियों, मैं नितेश शाहू लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज पटवारी परीक्षा भर्ती के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि सभी जानते हैं 15 मार्च 2023 से पटवारी का एग्जाम होना है। नोटिफिकेशन आ चुका है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, किंतु इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंज है। 8 सब्जेक्ट आपके सामने हैं और पंचायती राज को अब हटा दिया गया है सिलेबस से और उसके स्थान पर एक नया सब्जेक्ट प्रबंधन जुड़ गया है। तो सबसे पहली समस्या विद्यार्थियों के मन में ये है कि भाई प्रबंधन क्या है। उनको लग रहा है कि हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है और मार्केट में भी कुछ ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं है जिसको पढ़ सकें। दूसरी बात कि एक दुविधा, एक हवा सा बन गया है मार्केट में कि प्रबंधन बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। प्रबंधन कोई नई बात नहीं है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है वो किसी ना किसी रूप में प्रबंधन करता आ रहा है। एक विद्यार्थी हैं, आप अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी प्रबंधन कर रहे हैं। समय का प्रबंधन कर रहे हैं, खर्च का प्रबंधन कर रहे हैं, पढ़ाई के घंटों का प्रबंधन कर रहे हैं, ये आप प्रबंधन ही कर रहे हैं। तो प्रबंधन को खुद को केंद्र में रख के ही प्रबंधन को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रबंधन के विषयों को लेकर काफी सारे मतभेद चल रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्रबंधन आखिर जुड़ा किस विषय से है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रबंधन लोक प्रशासन का हिस्सा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो बेसिकली कॉमर्स साइडेड है उनका कहना है कि नहीं, ये तो कॉमर्स में हमने मैनेजमेंट पढ़ा है। कुछ एमबीए वालों का कहना है कि भाई हमने तो एमबीए में मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। डेफिनेटली ये तीनों ही विषय का एक कंबाइंड विषय है। तीनों को लेकर दो चीजें होती हैं। प्रबंधन मुख्यतः लोक प्रशासन का हिस्सा है बेसिकली, और उसी के अंतर्गत आपको वाणिज्यिक प्रबंधन, कारपोरेट प्रबंधन भी करना है। तो ये प्रबंधन तीनों विषयों को मिलाकर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इसके लिए प्रमाण देख सकते हैं कि 2017 में ग्रुप 2 का जो व्यापम ने पेपर लिया, 2018 में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर के जो पेपर ग्रुप 2 के हुए, 2020 में ग्रुप 2 का जो पेपर हुआ उसमें प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आए हैं। दिसंबर 2021 में भी ग्रुप 2 का पेपर हुआ तो उसमें भी प्रबंधन विषय से 25 क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए हैं। 25 नंबर का प्रबंधन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना है 2017, 2018, 2020 में जो ग्रुप 2 के पेपर हुए हैं, सबसे पहले व्यापम की वेबसाइट पर चले जाएं। 2017 और 2018 के पेपर वहां पर अवेलेबल हैं, लगभग 14-15 पेपर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप उनको एनालिसिस करें। 300-400 प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो प्रबंधन के उन 25-25 प्रश्नों को आप पूरा एनालिसिस करें कि एक्चुअल में वो है किस सब्जेक्ट से। दरअसल इसके कुछ रीजन है, क्योंकि कुछ लोग परिभाषा पढ़ा रहे हैं प्रबंधन की, एक्चुअल में आप देखेंगे कि परिभाषा कभी पूछी ही नहीं गई। कुछ लोग जो है बेसिकली वाणिज्य ही पढ़ा दे रहे हैं पूरे मैनेजमेंट में, तो वाणिज्य से संबंधित पूरे प्रश्न है ही नहीं। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि 70 से 80% प्रश्न जो आए हैं वो बेसिकली लोक प्रशासन वाले प्रबंधन से आए। और प्रबंधन के दो टाइप्स हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन, और पटवारी के सिलेबस में पटवारी के बाजू में एक शब्द लिखा हुआ कार्यपालिक ब्रैकेट में। तो ये वाणिज्यिक वाला प्रबंधन नहीं है। पहली चीज तो ये आपको समझना है कि कार्यपालिक प्रबंधन है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन है जो लोक प्रशासन का हिस्सा है। हाँ, इसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रबंधन के कुछ प्रश्न लास्ट पूछे भी गए हैं ग्रुप 2 में और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूरी तरह रिपीट ही होंगे, लेकिन जब तक आप उनको एनालिसिस नहीं करेंगे आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि प्रबंधन में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और आपको पढ़ना किस दिशा में है। अदरवाइज आप थ्योरीज पढ़ते चल रहे हैं, पूरी की पूरी परिभाषाओं को रटते चल रहे हैं और उनसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, आप जब पूरे पेपर को एनालिसिस कर लेंगे ना 2017 से 2018, तो आपको एक चीज तो समझ जाएगी कि प्रबंधन का जो हवा बन रखा है ये कुछ भी नहीं है, ये व्यवहारिक विषय है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं 25 में से 2 से 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए बेसिकली आपको वाणिज्य की समझ होनी आवश्यक है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके सिलेबस में और इससे संबंधित कौन से प्रश्न आए हुए हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की तरफ कि आपके सिलेबस में क्या है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है बेसिकली। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो, या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो 30 से 40 घंटों में आपको बेसिक अवधारणाएं समझ आ जानी चाहिए। तो सिलेबस पे आते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को देखें तो सिलेबस में सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में सिलेबस को अगर देखेंगे तो इसमें ये है। प्रबंध का परिचय आपको पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इससे
परिभाषाओं से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो प्रबंध का परिचय आप सबके लिए नई बात नहीं है। एक गृहिणी भी घर में घर का संचालन करते हुए प्रबंधन करती है, आप भी प्रबंधन कर रहे हैं, तो प्रबंध का परिचय पे उतना फोकस मत कीजिएगा। हाँ, ये जो है प्रबंध एक विज्ञान, एक कला, एक पेशे के रूप में, इससे थोड़े से प्रश्न आपको दिखाई देंगे कि आखिर में प्रबंध एक विज्ञान है, एक कला है और एक पेशा है। कैसे? विज्ञान के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर विज्ञान काम करता है, वैसे प्रबंधन के भी कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, जैसे कि एक संगठन का निर्माण करना, संगठन के निश्चित उद्देश्यों का होना, संगठन में कार्यों का विभाजन होना, विकेंद्रीकरण होना, नियोजन होना। ये विज्ञान, जैसे विज्ञान के सिद्धांत है वैसे प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। इस पर हम आगे पूरा डिस्कस पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पर प्रश्न भी करेंगे, आए हुए भी और जिनकी संभावना बनती है उन प्रश्नों को भी। प्रबंधन एक कला के रूप में आप देखेंगे, आप लोगों के भी आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिश्तों को बड़े अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, ऑफिस को बड़े अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। इन्होंने एमबीए नहीं किया, लेकिन इन्होंने अनुभव के आधार पर अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि उनसे सारे लोग लगभग खुश होते हैं, वो प्रबंधन करके चलते हैं लोगों का। तो इज एन आर्ट, ये एक कला है, बिकॉज धीरे 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 जब आपका अनुभव बढ़ता जाता है तो आप प्रबंधन में परिपूर्ण होते जाते हो। एक पेशे के रूप में प्रबंधन एक पेशे के रूप में भी अपना लिया गया है। जैसे अगर आप टैक्स पेयर हैं, करदाता है, तो हम सोचते हैं कि हमको कर बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक वित्तीय सलाहकार के पास जाते हैं कि भाई हम कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि हम अपने कर को बचा पाए, निवेश हो जाएगा, टैक्स ना जाए गवर्नमेंट के पास। तो वित्तीय जो सलाहकार होता है वो आपको मैनेज करता है, आपके पूरे अकाउंट को बताता है कि आप LIC के शेयर्स खरीद लीजिए, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दीजिए। तो वो भी क्या कर रहा है, आपकी आय का एक प्रबंध कर रहा है और वो पेशेवर प्रबंधक है। तो बड़े संगठनों में HR MBA, फाइनेंस MBA ये जो रखे जाते हैं, ये बेसिकली पेशेवर प्रबंधक के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इससे संबंधित एक दो प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अब तीसरा पॉइंट है प्रबंध के स्तर एवं कार्य। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि प्रबंध के क्या स्तर होते हैं, प्रबंध के कौन से कार्य होते हैं, प्रबंध क्या काम करता है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे कि प्रबंध के बेसिकली 3 स्तर होते हैं। अभी मैं केवल सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। तो अगर आपको प्रश्न देखना है तो आप देखें कि प्रबंधन से संबंधित इसमें क्या क्या प्रश्न आए हैं, हम उसमें भी थोड़ी सी चर्चा कर लें इस पर। जैसे निम्नलिखित भूमिकाओं में कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका में नहीं आती है। ये प्रश्न है कार्य से, एक प्रबंधक के और प्रबंधक के कार्य से संबंधित प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है व्यापक में, आपको मिल जाएगा वहां पर। तो प्रश्न को पहले समझ लें, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती। यहाँ पर 2 शब्द आ गया, पहला प्रबंधक और दूसरा शब्द निर्णायक। तो आपको यह समझना है, आपको केंद्र में रखना है। आप स्वयं को प्रबंधक मान लीजिए और आप ये डिसाइड करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक हैं और आप जो काम करेंगे उसमें कौन निर्णायक भूमिका में नहीं आता है। निर्णायक भूमिका का तात्पर्य है कि अंतिम निर्णय जिसमें लेना होता है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, व्यवस्था संचालक, संसाधन संभाजक, वार्ताकार, प्रवक्ता। ध्यान से समझें, व्यवस्था संचालक, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं तो आपको सभी कुछ मैनेज करना है। ऑफिस को मैनेज करना है, कर्मचारियों को मैनेज करना है, सैलरी को मैनेज करना है, उत्पादन को मैनेज करना है, विपणन को मैनेज करना है। तो ये काम तो आपका है व्यवस्था संचालक का। संसाधन संभाजक, संसाधन संभाजक का तात्पर्य है कि हर संगठन में संसाधन होते हैं। संसाधनों का तात्पर्य है कि ऐसे साधन जिनका उपयोग करके हम विकास को बढ़ावा देते हैं, हम समस्त क्रियाविधियों को संचालित करते हैं, वो आपके संसाधन कहलाते हैं। लाइक दैट, एक ऑफिस में टाइपिस्ट है, वो उस ऑफिस का संसाधन है। कंप्यूटर है, उस ऑफिस का संसाधन है। एक आपके ऑफिस में कोई मैनेजर के रूप में काम कर रहे हो, आपका संसाधन है। ये सब कुछ संसाधनों के अंतर्गत आएंगे। तो आप डिसाइड करते हैं ना प्रबंधक के रूप में कि कौन सा व्यक्ति कौन सी चीजों को टाइप करेगा, कौन सा व्यक्ति स्लाइड बनाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होते हैं। तो ये संसाधन का संभाजन भी आप उनकी क्षमताओं के अनुसार करते हैं। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो आप उसको कहते हैं भाई तो मार्केटिंग संभाल लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति काउंसलिंग बहुत अच्छी करता है तो आप कहते हैं कि भाई आप काउंसलिंग कर लीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप संसाधनों का संभाजन कर रहे हैं। वार्ताकार, ये भी आपका काम होता है। कैसे, आप खुद सोचिए कि आप प्रबंधक हैं एक संगठन के और आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए, तो कोई भी ग्राहक जाता है या तो वो समझता है कि प्रबंधक से मिलूं, उससे चर्चा करने पर मुझे मेरी सुविधाएं मिल पाएंगी।
तो आप उसके साथ अगर वार्ता करते हैं तो आप उसको बिल्कुल संतुष्ट कर पाते कि हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा हम करेंगे। अब रही बात प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता का काम क्या होता है? प्रवक्ता बेसिकली एक पद ही है। तो सबसे पहली चीज तो प्रवक्ता एक पद है, तो प्रवक्ता का काम ही वे है कि संगठन के जो निर्णय होते हैं उसको वो सारी जनता तक पहुंचाए। ये प्रवक्ता का काम है, ये प्रबंधक का काम नहीं है। और प्रवक्ता कब वो सूचनाएं पहुंचाता है? जब ये उच्च स्तरीय लोग यानी कि प्रबंधक जैसे लोग निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद में ही जो प्रवक्ता होते हैं ये जनता तक पूरी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है प्रवक्ता, क्योंकि प्रवक्ता का काम संगठन के द्वारा लिए गए निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का होता है। तो प्रबंधक का निर्णय काम में व्यवस्था का संचालन आता है, संसाधनों को बंटवारा आता है और वार्ताकार के रूप में आता है कि किसके साथ कौन से समझौते करने हैं। ये प्रवक्ता का काम नहीं है, ये प्रबंधक का काम होता है। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम सिलेबस पे पुनः वापस आते हैं। तो यहां पर देखें, इसके बाद प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत, अच्छा, प्रबंध के स्तर पर भी एक प्रश्न और है, हम थोड़ा सा उस पर और चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो प्रबंध के स्तर पर से एक प्रश्न और आया हुआ है, यहां पर देखें। विशिष्ट गतिविधियां। अब यहां पर एक सवाल आ गया है, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? अब यहां पर ध्यान दें, विशिष्ट गतिविधियां। विशिष्ट गतिविधियों का तात्पर्य है, सामान्य गतिविधियां तो चल रही हैं, अब कोई विशिष्ट गतिविधि कर आपके संगठन में होनी है, उनको पूरा करने के लिए अधीनस्थ व्यक्ति को, अधीनस्थ व्यक्ति का तात्पर्य है कि ऊपर अगर प्रबंधक है तो ये वो काम नहीं करना चाहता है, ये अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, सहायक प्रबंधक को वो काम सौंपना चाहता है। औपचारिक अधिकार, औपचारिक अधिकार यानी कि जो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए प्रदान किए जाते हैं, नाम मात्र के अधिकार, और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है। इन शब्दावलियों को आगे हम पूरा विस्तार से समझेंगे। जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? ये प्रबंधन के स्तर से ही संबंधित है, उसके कर्तव्य से संबंधित है। देखेंगे, प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, विभागीकरण और विभेदन, ये 4 ऑप्शन है। अब हाँ, सबसे बड़ी चीज प्रबंधन को समझने में यह है कि आपको शब्दों के अर्थ समझना पड़ेगा। अगर आपको शब्दों के अर्थ पता है तो आप प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होता है। मैं कुछ दिखाता हूं। चलिए, तो ये सवाल हम जो अभी देख रहे हैं ये प्रत्यायोजन का है। तो एक्चुअल में प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमको उसको समझना है। तो आप देखेंगे एक्चुअल में क्या है, प्रत्यायोजन जो होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके क्षेत्र के, आपके जिले के कलेक्टर महोदय हैं, ये भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, छुट्टी पर है। तो अब सवाल है कि उस जिले का कार्य कौन संभालेगा? उसका कार्यभार को कम करना भी है। तो ये कुछ समय के लिए उसका अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने अधीनस्थ अधिकारी को, सहायक कलेक्टर महोदय को ये कुछ कार्यभार सौंप सकते हैं। अगर अनुपस्थिति नहीं है उसके बाद भी, अगर कलेक्टर महोदय के पास बहुत ज्यादा वर्क है तो वो कुछ कार्य ऐसे हैं जो सहायक कलेक्टर महोदय को हस्तांतरित कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि आप ये काम देख लीजिए। ये प्रत्यायोजन कहलाता है। अर्थात एक उच्च अधिकारी के द्वारा अपने निम्न अधिकारी को कुछ समय के लिए कार्यभार सौंपना, ये प्रत्यायोजन कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब पुनः प्रश्न पर हम आते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा था हमसे। तो अब देखें कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था। प्रश्न में लिखा गया कि विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को, अधीनस्थ समझ गया, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, ये सहायक प्रबंधक प्रबंधक के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यायोजन। अर्थात अगर प्रबंधक महोदय के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है तो ये अपने अधीनस्थ सहायक प्रबंधक को ये कह सकते हैं कि भाई आप ये काम देख लीजिए, ये काम अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास दूसरे कार्य हैं। ये प्रत्यायोजन कहलाता है। और विकेंद्रीकरण का अर्थ तो आपको पता है, ये सब बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और सब जगह यूज हो रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को सभी स्तरों में वितरित कर देना ही विकेंद्रीकरण है। यानी कि सत्ता किसी एक बिंदु पर, किसी केंद्र पर सिमट कर न रह जाए, वो उच्च स्तर से निम्न स्तर पर रह जाए। केवल केंद्र सरकार भारत का संचालन नहीं करती, राज्य सरकार के पास भी कुछ अधिकार हैं और अब तो ग्राम सभा और ग्रामों के पास अधिकार है। यही विकेंद्रीकरण है। इस पर अभी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये प्रश्न बेसिकली इसी प्रबंध के स्तर और उसके कार्य से संबंधित में आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये व्यापम पे आपको डले हुए हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद आ जाए प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप प्रश्न एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आए हुए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और पद्धतियां, इससे संबंध भी प्रश्न नहीं आए हैं। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और पद्धतियां, एक सिद्धांत पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बिकॉज ये जो एक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत आपकी अवधारणाओं को बढ़ाएगा और बेसिकली ये सिद्धांत आपको बताएगा कि प्रबंधन के वास्तव में उद्देश्य क्या होते हैं। एक जर्मन व्यक्ति थे लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन में प्रबंधन से संबंधित एक सिद्धांत दिया, और यह सिद्धांत केवल लोक प्रशासन में काम नहीं आता है, यह सिद्धांत आपको समस्त क्षेत्रों में काम आता है। आप वाणिज्यिक प्रबंधन भी करेंगे, कारपोरेट प्रबंधन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन कर रहे हैं, ये सभी में काम आता है। बिकॉज एक संगठन को कैसे प्रबंध मैनेज करना है, ये उसमें सब कुछ मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं पोस्ट कार्ब सिद्धांत। पोस्ट कार्ब सिद्धांत लूथर गुलिक जी ने क्या किया कि प्रबंधन के लिए 7 तत्वों को आवश्यक माना है। कितने तत्व? 7। और इन 7 तत्वों के जो पहले अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनको लेकर ये सिद्धांत को इन्होंने पोस्ट कार्ब नाम दिया है। और ये सिद्धांत अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इस सिद्धांत को अगर आप समझ लेते हैं, तो आप पाएंगे कि प्रबंधन के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आप उनको बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। इस एक सिद्धांत में काफी कुछ छिपा हुआ है। जैसे पोस्ट कार्ब सिद्धांत का पहला अक्षर है P, यानी कि प्लानिंग, नियोजन करना। तो जब भी आप किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले या तो आप प्लानिंग करते हैं। अगर अभी आप पटवारी की तैयारी के लिए हैं तो आप पहले प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपको 8 सब्जेक्ट कब कब पढ़ने हैं, प्रबंधन को कितना समय देना है, इंग्लिश को कितना समय देना है, मैथ्स को कितना समय देना है, ये क्या है आपका, ये प्लान कर रहे हैं और इसके पीछे एक उद्देश्य है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब आप पटवारी पद पर चयनित होंगे तो आपको भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपको जमीन के बंटवारे के लिए काम करने पड़ेंगे, आपको सीमा प्रबंधन करना पड़ेगा, आपको राजस्व वसूली करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा। तो ये मूल सिद्धांत है कि आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, प्रबंधन का ये पहला तत्व है। अब दूसरी बात, आपने प्लान कर लिया, अब पटवारी है मान लीजिए, आपने प्लान कर लिया कि भाई चलो आज हम चलते हैं जमीन जहां जहां पर विवादित है उसको सीमांकन कर लेते हैं। अब ये काम आपसे अकेले से नहीं होगा ना भाई, अब आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। आपको अकेले नहीं जाना है, आपको कुछ ना कुछ लोग आपके साथ में चाहिए होंगे। तो अब आप संगठन बनाएंगे कि आपको किन किन के साथ जाकर ये काम करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन कौन से कर्मचारी हैं जो आपके साथ में काम करने के लिए चलेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हम सिलेबस डिस्कस करने की बात करेंगे। वैसे बेसिक चीजों पर आप चर्चा कर रहा हूं आपसे कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी है, आपको पढ़ना कैसे है, प्रश्न कैसे आए हैं और उनको आप डील कैसे कर सकते हैं। कुछ भी मत पढ़िए, ऑनलाइन का बाजार बहुत बड़ा हो गया, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं, हम रट रहे हैं परिभाषाओं को। ये प्रबंधन है ही नहीं। आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये मैं नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता वैसे भी नहीं होती, आप स्वयं देख लीजिएगा। इसके बाद स्टाफिंग करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आपने बना लिया, अब आप स्टाफ रखेंगे। स्टाफिंग करेंगे काम बांटने के लिए, भाई कौन संकल्प पकड़ेगा, कौन लेखा चुका तय करेगा, कौन दूरी तय करेगा। तो आपको स्टाफ रखना है। इसके बाद निर्देशन। अब भाई सारा काम तो आप नहीं कर सकते ना, आपने तो बनाया है, आप तो संगठन के प्रबंधक हो। तो अब आप निर्देशन देंगे कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। तो जब तक आप निर्देशन नहीं देंगे तो आपका स्टाफ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और फिर आपका संगठन प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये तो प्रबंधन का हिस्सा है। इसके बाद अगला है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय करना। भाई आपने जिन 4 लोगों को रखा है उनके सबके अलग अलग काम है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो एक वित्त विभाग में होता है, दूसरा पेंशन विभाग में होता है, तीसरा शिकायत निवारण में होता है। तो जब तक इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी कार्य को संचालित कर ही नहीं सकते। तो अब प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है प्रबंधन की, भाई सभी एक संगठन में जितने भी पक्ष काम कर रहे हैं उन सबके बीच समन्वय करते जाए। इससे संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अभी हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद आता है रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन। भाई आपने समन्वय कर लिया, आपने निर्देश दिया था कि अभी कोई काम करना है, सारे
अधीनस्थ कर्मचारियों ने वो काम को समन्वय के साथ किया भी, अब वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके संगठन ने क्या काम किया, कितनी प्रगति हुई, कौन सा काम किस स्तर तक पहुंचा है। तो रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट फिर उच्च स्तर तक भेजी जाती है। इसके बाद में बजटिंग, वित्तीय प्रबंध, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे संबंधित काफी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वित्तीय प्रबंध ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करने के लिए आपको वित्त की आवश्यकता होती है। तो लूथर गुलिग जी ने ये 7 तत्व बताए हैं और इन्हीं 7 तत्वों के आसपास सारा का सारा प्रबंधन घूमता है। अगर आप इस पोस्टकार्प सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ पाए, इसको बहुत अच्छी थ्योरी को डील कर पाएंगे, तो आपको प्रबंधन के बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे प्रश्न समझ आ जाएंगे। इस पर विस्तृत चर्चा हम जब अगले टॉपिक में करेंगे। आज तो हम केवल सिलेबस पे बात कर रहे हैं। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पोस्टकार्प सिद्धांत एक लोक प्रशासन का हिस्सा है, एक कारपोरेट प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, इसी के अंतर्गत समस्त कारपोरेट प्रबंधन भी घूमता है, क्योंकि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे प्रशासन का हिस्सा हो, ये 7 चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती ही है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम पुनः सिलेबस पर वापस आते हैं कि आपके सिलेबस में और क्या क्या चीजें हैं। तो व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक वातावरण से संबंधित भी प्रश्न इसमें आए हुए हैं। व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक व्यवसाय कर रहे हैं, मान के चलो कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय करने के लिए जरूरी होता है कि आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध का अच्छा होना, आपके सहयोगी आपको सपोर्ट करते हो। आप किसी ऑफिस में चले गए, उस दिन अगर आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपका काम मन में नहीं लगेगा, आपका मन काम में नहीं लगेगा, फिर आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके बॉस ने आपकी तारीफ कर दिया तो आपका मन लगता है और आप अच्छे से काम करते हैं। तो आपके ऑफिस का वातावरण जो होता है व्यवसाय के लिए सुटेबल हो जाता है कि व्यवसाय कैसे करेंगे, किसी तरह का पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो। किसी के साथ पक्षपात अगर हो रहा है तो आपका मन नहीं लगता कि भाई चलो उसको सिफारिश से प्रमोशन मिल गया, हमको नहीं मिला। तो व्यवसायिक वातावरण में जो होता है, ये बेसिकली व्यवसायिक वातावरण किसी भी संगठन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लान करना। तो नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार, तो इसमें योजनाओं के प्रकार में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, बेसिकली नियोजन से संबंधित प्रश्न है। नियोजन से संबंधित प्रश्न है कि एक संस्था को चलाने के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको कौन सी प्लानिंग करनी है। प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन करना है। पोस्टकार्प सिद्धांत का पहला ही वर्ड है प्लानिंग, तो आपको उसको समझना है, ये इसमें इंक्लूड है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टकार्प सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आई हैं और अभी हमने 2 प्रश्नों के बारे में पढ़ा भी, इसके बारे में आप थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें संगठन का महत्व एवं प्रक्रिया के बारे में चर्चा होगी, संगठन का कार्यात्मक और डिविजनल ढांचे के बारे में बात होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि संगठन के 3 स्तर होते हैं बेसिकली। एक उच्च स्तर होता है, दूसरा मध्य स्तर होता है और तीसरा निम्न स्तर होता है। तो जो उच्च स्तर होता है बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रबंधक, सीईओ, संस्थापक, ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य और ये उच्च निर्णय वाले लोग होते हैं और ये फिर मध्य स्तर वालों को आदेश देते हैं और ये बेसिकली मध्य स्तर क्रियान्वयन का काम करता है। इन्होंने जो निर्णय लिया है इसको क्रियान्वित मध्य स्तर के लोग करेंगे और ये जो निम्न स्तर के लोग होते हैं ये इनके आदेशों का पालन करते हैं। तो ये संगठन का ढांचा होता है और ये ऊपर से नीचे तक जो सूचनाएं होती हैं ये आदेश परक होती हैं और नीचे से ऊपर जो जाती हैं इसमें बेसिकली रिपोर्ट्स होती है। तो ये ढांचा है संगठन का, हम इस पर काम करेंगे। अभी हम इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित नियोजन और संगठन से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नियुक्तिकरण, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इसमें देखेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो आपको नियुक्ति करनी है किसी न किसी अधिकारी की, कर्मचारी की। तो सवाल यह है कि जब आप उसकी नियुक्ति करेंगे तो इससे संबंधित एक प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूं कि इससे संबंधित कौन सा प्रश्न आया हुआ है नियुक्तिकरण से संबंधित। आपको ये समझ आ जाएगा कि सिलेबस में आपको पढ़ना कहां से है बेसिकली। तो नियुक्तिकरण से संबंधित एक प्रश्न आपको दिखाई देगा। इस प्रश्न पर आ जाइए। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं,
चलिए ऐसे ही समझ लीजिए इसको। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार को अस्वीकृत करने पर एक संगठन को किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। अर्थात एक अनुपयुक्त उम्मीदवार है, एक अनुपयुक्त उम्मीदवार है, नाम से स्पष्ट आ गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सॉरी, चलिए इतना काफी है, देख लेंगे। एक अनुपयुक्त उम्मीदवार, नाम से स्पष्ट है कि उम्मीदवार जो है वो अनुपयुक्त है, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अस्वीकृत करने पर आपने उसको अस्वीकृत कर दिया, आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखा है, तो आपके संगठन को किस प्रकार के परिणाम प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। यार पहले प्रश्न में लिख दिया कि वो उम्मीदवार अनुपयुक्त है, और अगर वो अनुपयुक्त है तो आपके संगठन के लिए वो बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं हो सकता था, तो विकल्प चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपके संगठन को किस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। नकारात्मक सामना बिल्कुल नहीं, अनुपयुक्तता अगर वो होता तो ठीक से काम नहीं करता क्योंकि अनुपयुक्तता, तब हमको नकारात्मक सामना करना पड़ता। असफल बिल्कुल नहीं, अगर वो होता तो शायद असफलता हमको मिलती। अब बताएं कि वो नहीं है, अनुपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, आपके पास एक उपयुक्त उम्मीदवार आएगा उसके बदले, और जब उपयुक्त उम्मीदवार आएगा तो आपको उससे सकारात्मक प्रभाव आपके संगठन में मिलेंगे। तो मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि प्रश्न कहां से आए हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था व्यवसायिक वातावरण, तो ये आप देखेंगे कि व्यवसायिक वातावरण से संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो अभी हम काफी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम पुनः सिलेबस पर आते हैं। तो सिलेबस को सबसे पहले समझ लें, सिलेबस पे ही चर्चा करें थोड़ी देर, उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। तो आ जाए प्रश्नों सिलेबस पर। तो नियुक्तिकरण से संबंधित प्रश्न आपको आएंगे, भर्ती किसकी करनी है, जैसे अभी हमने प्रश्नों में डिस्कस किया, उसका चयन कैसे करना है, यानी कि उपयुक्त है अनुपयुक्त है, ये सारा चीज। फिर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कि प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा कर्मचारियों को, ताकि वो आपके लिए लाभदायक हो। प्रशिक्षण को कैसे देना है, कितने दिनों का देना है, ये सारी अवधारणाओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगले सिलेबस पे आते हैं, निर्देशन। एक महत्वपूर्ण चीज है निर्देशन। जब तक एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को निर्देश नहीं देगा, पूरी तरीके से कार्यों का सुचारू रूप से संचालन होना संभव नहीं है। तो इससे संबंधित हम चीजों को देखेंगे कि निर्देशन क्या होता है, पर्यवेक्षण कौन करेगा, अभिप्रेरणा। अभी हम सिलेबस पे पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनसे संबंधित जहां जहां से प्रश्न है हम बेसिकली उस पर बात करेंगे। पर्यवेक्षण में हम ये देखेंगे कि अगर आप पर्यवेक्षण नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप निरीक्षण नहीं करेंगे समय समय पर, तो आप उसकी गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे, और गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर आप उसको एक्सक्यूट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और उसके आपको नुकसान ज्यादा होंगे। इसलिए समय समय पर हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संगठन को प्रबंधन के दौरान पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता अवश्य होती है। तो पर्यवेक्षण एक क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, किन किन समय पर होता है। इसके बाद अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ये एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अच्छे से काम निकालना है तो आपको मोटिवेशन, अपने कर्मचारियों को और खुद को भी मोटिवेट रखना होता है। तो इसके बहुत सारे प्रकार से आप किसी के अंदर अभिप्रेरणा जागृत कर सकते हो। एक संगठन में अभिप्रेरणा जागृत करने के दो कारक होते हैं बेसिकली, एक आंतरिक कारक और दूसरे बाह्य कारक। आंतरिक कारक, अच्छा इसको दो तरीके से और बांट सकते हैं, एक होता है वित्तीय कारक और एक होता है गैर वित्तीय कारक। वित्तीय कारक समझाता हूं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उसको अच्छी वेतन दे दीजिए, समय पर बोनस दे दीजिए, उसको शाबाशी दीजिए उसके काम के लिए, उसको समय समय पर पुरस्कृत कीजिए कामों के लिए, उसका प्रमोशन कर दीजिए आप समय समय पर अगर उसका काम अच्छा है। तो ये वित्तीय कारकों के अंतर्गत आते हैं। ये अवधारणा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर। और दूसरा होता है गैर वित्तीय कारक। गैर वित्तीय कारकों में क्या होता है कि आप उसके साथ संबंध अच्छे से मैनेज कीजिए, साथ में लंच कीजिए, उसको लगेगा हाँ हमारा बॉस साथ में लंच कर रहा है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है, आपको समय से पहले आपका काम करके देगा। उसके साथ जब भी उसको समस्या में वो दिखे, आप उससे जाके बात करें, उसको लगेगा कि आप उसके साथ सहानुभूति दर्शा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे से काम करेगा। तो मोटिवेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो किन किन चीजों से अभिप्रेरणा आप उनके अंदर जागरूक कर सकते हो। इसको पढ़ेंगे बेसिकली। ये जो पार्ट है निर्देशन, ये समन्वय के अंतर्गत भी आता है, पोस्ट कार्ड के अंतर्गत आप लोग इसको देखेंगे। और बेसिकली अभिप्रेरणा ये एथिकल है,
पीएससी के फोर्थ पेपर से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेतृत्व, अवधारणा एवं शैलियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्रबंधक का, उसके प्रमुख का नेतृत्व करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इससे ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई नहीं देते हैं। संदेशवाहन, अवधारणा, प्रकार, बाधाएं, इससे भी प्रश्न बहुत कम है। इसके बाद नियंत्रण, इससे संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे। नियंत्रण किस चीज पर? नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अनियंत्रित चीजें जब होने लगेंगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन अपनी दिशा को, अपने उद्देश्य को भूल जाएगा। निर्देशन कौन करेगा? निर्देशन प्रबंधक करेगा, उसने कुछ लोगों को इसके लिए रखा होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको दिख जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, व्यवसायिक एवं वित्त एवं विपणन। ये इससे संबंधित आपको प्रश्न हर सेट में मिलेंगे। बेसिकली ये कॉमर्स का हिस्सा है, व्यवसायिक, वित्त एवं विपणन। लेकिन पोस्ट कार्य सिद्धांत में, पोस्ट कार्य में आपने पढ़ा लास्ट वाला बजटिंग, तो ये बेसिकली उसका हिस्सा है, बजटिंग का। व्यवसायिक, वित्त, हाँ, विपणन उसमें नहीं है, विपणन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली कॉमर्स का हिस्सा है, विपणन वाला पार्ट, और इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देखेंगे कि हर सेट में जो 25 प्रश्न आए हैं उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन लगभग विपणन से संबंधित हैं। तो इस पर भी प्रश्न है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय निर्णय। वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वित्त आएगा, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप वित्त की व्यवस्था करेंगे। आप शेयर, प्रतिभूतियों के माध्यम से, आईपीओ जारी करके कैसे वित्त की व्यवस्था करेंगे, ये आपको सबको उसमें देखना है। वित्तीय निर्णय आपको लेना है कि किसके साथ साझेदारी करनी है, किसके साथ साझेदारी नहीं करनी है, इससे संबंधित प्रश्न है साझेदारी से। इसके बाद वित्तीय नियोजन, आपको वित्त की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पोस्ट कार्य सिद्धांत का पहला ही पी है। तो ये आपके सिलेबस में है, इसको देखना है। पूंजी ढांचा अवधारणा, ये बेसिकली अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, विपणन अर्थव्यवस्था का पार्ट है बेसिकली। तो पूंजी ढांचा अवधारणा को आपको पढ़ना है। कुछ शेयर मार्केट से भी प्रश्न आए हुए हैं, प्लास्टिक मनी से प्रश्न आए हुए, तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है बेसिकली। इसके बाद आते हैं स्थायी कार्यशील पूंजी, ये चल अचल संपत्ति वाले घटक, ये इकोनॉमिक्स के पार्ट है, इसको करना है। वित्तीय बाजार पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था का पार्ट है। वित्तीय बाजार आपको पढ़ना पड़ेगा, शेयर बाजार और ट्रेडिंग की कार्यविधि पढ़नी पड़ेगी, सेबी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सेबी से संबंधित प्रश्न देखे नहीं गए, लेकिन इसकी क्रियाविधि आपको समझनी पड़ेगी। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। इसके बाद विपणन प्रबंध, ये बेसिकली कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। विपणन प्रबंध आप कैसे करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि विपणन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे विपणन होगा, विपणन किस कहाँ कहाँ होना चाहिए, विपणन कब होना चाहिए, ये सारी अवधारणाएं आपको देखनी पड़ेंगी। और इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण, तो उपभोक्ता संरक्षण से सामान्यतः प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो 2-3 प्रश्न आपको दिखाई दें, बहुत और कुछ टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, जो प्रश्नों में आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सामाजिक वातावरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिख जाएंगे, जो कि प्रबंधन में के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। लेकिन सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि परिभाषा रटने के बाद आपको एग्जाम्स में कुछ नहीं मिलने वाला है। लास्ट ईयर के प्रश्न समझिए सबसे पहले, उस बेस पर अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा निजी मानना है। बाकी अंतिम निर्णय तो आपको लेना है। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक सिद्धांत की तरफ, इसके कि जो हमको देखने हैं। बेसिक कुछ प्रश्नों की तरफ मैं चलता हूँ। पोस्ट कार्य सिद्धांत के बारे में अभी हमने बात की, कुछ प्रश्नों की तरफ मैं आता हूँ। तो अभी हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया, इसके बाद हम आगे आते हैं। तो प्रश्नों को देखते चलते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। चलिए, मैं कुछ प्रश्न और हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं। चलिए, कुछ प्रश्न हैं उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इस प्रश्न पर आ जाए, निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है। देखिए, किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य हैं। स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
अभी हमने जो सिलेबस डिस्कस किया नियुक्ति, ये उससे संबंधित प्रश्न है। मैं आपको प्रश्नों के साथ प्रूफ दे रहा हूं कि व्यापम ने क्या पूछा है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य है? तो इस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य है? चयन साक्षात्कार, संरचनात्मक साक्षात्कार, प्रारंभिक साक्षात्कार, असंचरित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार। अब ध्यान से समझ लीजिए, कौन सा ऐसा साक्षात्कार होगा जिसमें आप आवेदकों को छांटने का कार्य करते हैं जो स्पष्ट कार्य के लिए अयोग्य है? तो आप देखेंगे चयन साक्षात्कार ये अंतिम टाइम पर होता है, तो ये तो नहीं हो गया। इसका आंसर होगा प्रारंभिक साक्षात्कार। अगर आप प्रारंभिक साक्षात्कार में ही किसी आवेदक को छांट देते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो आपके लिए योग्य नहीं। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर कोई परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसे पीएससी को ले लीजिए, पहला प्रारंभिक चरण, वो भी एक तरीके का साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन लिखित में है। अगर उसमें अयोग्य हो गया तो आपको छांट दिया आवेदकों को कि भैया वो प्रारंभिक साक्षात्कार में फेल हो गया। अंतिम साक्षात्कार में उसकी अंतिम रूप से नियुक्ति हो जाती है। तो प्रारंभ में ही अगर आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं प्रारंभिक साक्षात्कार में, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप उस संगठन के लिए उतने लाभदायक नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। चल, इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। HRM में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है? प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी सिलेबस हमने डिस्कस किया है, वहीं से प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा HRM का अर्थ क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज मानव संसाधन प्रबंधन। तो मानव संसाधन क्या होते हैं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। मानव संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, ये मानव संसाधन होते हैं, यानी कि मानव के अंदर निहित वे साधन जिनका उपयोग करके हम विकास के लिए काम करते हैं। एचआरएम में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में निम्नलिखित में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है? प्रौद्योगिकी का, तकनीक का। तो देखेंगे कार्यदल की विविधता, आपके पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारी विविधता है, तो ये बेसिकली प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। आपको बेसिकली मानव संसाधन सूचना प्रणाली डेवलप करनी होती है। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के बेसिस पे आपको सूचना प्रणाली देखनी होती है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए उचित है। अगर आपके ऑफिस में एक कार्य बेसिकली अगर तकनीक से संबंधित तो आप उसके लिए इंजीनियर को हायर करेंगे, अगर मार्केटिंग से संबंधित है तो आप एक एमबीए वाले को हायर करेंगे। तो ये मानव संसाधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत ये प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नियोजन का ही पार्ट है, इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे, तो आप जब प्रश्नों को तैयार करेंगे, जब आप प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न आए हुए हैं वो मुख्यतः सामान्य प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। जैसे एक प्रश्न पर हम और आते हैं। चलिए, प्रश्न लगभग 100 प्रश्नों का पीडीएफ इसमें है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब भी हम लोग। जैसे एक प्रश्न है, एक अच्छी विपणन योजना, ये विपणन से संबंधित प्रश्न है, दूरदर्शिता और खालिस्तान प्रदान करती है। अब एक बात बता दीजिए कि आपके पास एक अच्छी विपणन योजना है, तो वो आपको एक अच्छी विपणन योजना कब होगी? जब आप सोचेंगे कि यार इस चीज को मैं बेच रहा हूं तो आगे इसके चलते मुझे क्या लाभ होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी विपणन योजना होनी आवश्यक है, जो आपको दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है, संबंध प्रदान करती है, उत्पाद प्रदान करती है, नियंत्रण प्रदान करती है। वही विपणन योजना है। तो विपणन योजना एक दूरदर्शिता और आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये अच्छी दिशा प्रदान करेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में विपणन को जारी रखिए। चलिए, हम समय समय पर मिलेंगे और इसके साथ हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल से ये सेशन होगा, हम व्यापम के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस भी करेंगे और साथ में मैं सारी थ्योरी भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। लगभग 25 से 30 लेक्चर्स में हम प्रबंधन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।